ओहो, गर्मियाँ आ चुकी हैं तो फटाफट से एसी का रिमोट ढूंढा जाए और धड़ाम से एसी को ऑन किया जाए। बट वेट अ मिनट गाइस, क्या आप ये जानते हैं कि आप एक एसी के पावर कंजम्पशन में 8 एयर कूलर चला सकते हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट एयर कूलर कौन सा रहेगा? अगर नहीं मालूम तो आपको शांति से बैठकर ये वाला जो वीडियो है बिल्कुल आराम से स्टार्ट टू लेकर एंड तक देखना है। एंड आई वेलकम यू टू द अल्टीमेट कूलर बाइंग गाइड। गाइस, कई सारे जो पॉइंट हैं वो मैंने इस लैपटॉप के ऊपर लिख के रखे हैं ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो मुझसे मिस ना हो जाए। देर है सिर्फ नीचे जाके मज़ेदार लाइक और सब्सक्राइब के बटन दबाने की, और बात करते हैं हाउ टू सिलेक्ट द परफेक्ट एयर कूलर फॉर यू। गाइस, सबसे पहले ये समझते हैं कि जो हमारा कूलर है ये काम किस तरह से करता है। तो कूलर चलता है इवेपोरेटिव कूलिंग टेक्नोलॉजी और लैटेंट हीट के प्रिंसिपल पे। अब इतने बड़े बड़े टेक्निकल शब्द सुन के ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। एक सिंपल जो है एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। कई जब हम बाइक चलाते हैं, लाल सिग्नल लगता है, हम खड़े हो जाते हैं ट्रैफिक में और पसीने से हमारी हालत ख़राब हो जाती है। गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है कि हम बिल्कुल बेहाल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रैफिक छूटता है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ने लेते हैं, ठंडी हवा लगती है हमें, तो जो हमारा स्वेट है, जो पसीना है, ये एवेपोरेट होता है और हमें एक कूल ब्रीज़ का एहसास होता है। बिल्कुल वही चीज़ होती है हमारे कूलर में। अब जो कूलर है उसके अंदर एवेपोरेटिव मीडिया होता है, फिर चाहे वो घास रहे, हनीकॉम्ब पैड रहे, इसके ऊपर पानी पड़ता रहता है। मतलब ये जो कूलिंग का साइकिल है ये अनइंटरप्टेड चलता रहे, इसके लिए हमारे कूलर में सिस्टम्स बने होते हैं, पंप्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, बड़ा बड़ा फिल्टर मीडिया होता है, एवेपोरेटिव मीडिया होता है। तो ये जो नेचुरल कूलिंग प्रिंसिपल है इसी को हमारे कूलर के अंदर यूज़ किया जाता है, और जो कूलर की कूलिंग है वो थोड़ी सी हेल्दियर ऑप्शन में मानी जाती है कंपेयर टू एन एसी, यानी एयर कंडीशनर के कंपैरिजन में जो एयर कूलर होता है इसकी कूलिंग थोड़ी सी एक हेल्दी मानी जाती है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्तों, हमारे ये जो कूलर होते हैं इसमें 3 तरह के जो हैं आपको अलग अलग एवेपोरेटिव मीडिया या फिर जो पैड्स हम कहते हैं जिस पे पानी पड़ता है, ये हमको मिलता है। सबसे कॉमन और सबसे चीप यहाँ पे मिलता है वुड वूल, यानी कि जिसे हम कहते हैं भाई घास या फिर एस्पेन वुल। अब ये जो चीज़ है ये एक्चुअली जब वुड की जब कीस निकलती है, जब बारीक बारीक धागे निकलते हैं उसके मिलिंग में, ग्राइंडिंग में, एक तरह से वेस्ट निकल का, जो वुड का वेस्ट निकलता है, एक्चुअली ये घास नहीं है, ये वुड में से बनता है। तो ये जो वुड का जो वेस्ट है इसमें से ये जो चीज़ है ये बनाई जाती है, और इसका जो कूलिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन इसमें कई सारे डिसएडवांटेजेस भी जुड़े होते हैं। अब ये जो वुड वूल के जो पैड हैं, जिसको घास हम कहते हैं जनरली, इसको हमें हर साल में बदलना पड़ता है। और अगर हम इनको हर साल नहीं बदलते हैं तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो धूल चिपकी हुई है उसके अंदर बैक्टीरिया जो है पनपने लगते हैं, इसमें फंगस हो जाता है, इसमें कई बार जो है वायरस वगैरह आके बैठ जाते हैं, कई बार काई जम जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी भद्दी बदबू जो है इन पैड्स में से आने लगती है। तो हाइजीन के हिसाब से ये जो वुड वूल पैड है ये इतने सही नहीं है। प्लस आपको हर साल जो है इलेक्ट्रिशियन बुलाना है, उसको कहना है कि भाई ये पैड्स हमारे चेंज कर दो, फिर वो आता है करके। तो ये सब जो झंझटें हैं ये वुड वूल पैड के अंदर होती है। तो एक बजट ऑप्शन है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आज के ज़माने में आप ये जो वुड वूल पैड हैं इनको खरीदिए। जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है दैट इज़ खस। और एक ज़माना होता था लगभग 15-20 साल पहले, एक अंकल आते थे हमारे घर पे, मुझे आज भी याद है, वो खस के ये जो बड़े बड़े पैड है वो लेके आते थे, और वो खस के जो पैड है उसको लगा देते थे कूलर में। एंड बिलीव मी, पहली बार जब वो कूलर स्टार्ट होता था, ओ माय गॉड, दैट यू नो दैट फ्रेग्रेंस एंड ऑल ऑफ दैट, इट वाज सो अमेजिंग। और कूलिंग के मामले में मैं कहूँगा कि ये जो खस का जो परफॉर्मेंस है आज भी एक नंबर है। सिर्फ एक ही दिक्कत है कि ये जो खस के जो ओरिजिनल पैड हैं इनका मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। खास करके ब्रांडेड कूलर्स में तो आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आपको लोकली जो है जाके इसके बारे में इंक्वायरी करनी पड़ेगी। वहाँ से जो खस के पैड हैं ये आपको लाने पड़ेंगे, फिर उसको फिट करवाना पड़ेगा आपके कूलर में। तो इस तरह से जो है आपका खस का एक ऑप्शन रहता है। उसके बाद में हम आते हैं थर्ड ऑप्शन विच इज़ द लेटेस्ट ऑप्शन, ये है हनीकॉम्ब या फिर सेल्यूलोज पैड। ये अभी अभी आई हुई एक टेक्नोलॉजी है, और इसमें जो कूलिंग पैड है ये किसी मधुमक्खे की छत्ते की तरह, मतलब हनीकॉम्ब की तरह जो है दिखाई देते हैं। और ये जो पैड्स है इसमें कई सारे एडवांटेजेस होते हैं। जो पैड्स बनते हैं ये एक हाई क्वालिटी पेपर से बनाए जाते हैं, और इसके अंदर कोई तरह की चोकिंग नहीं होती, क्योंकि इसमें जो होल्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। इसका डेप्थ काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब इसमें जो मोटाई है आपके वुड वूल पैड के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब वाटर को
इवेपोरेट होने के लिए एक जो सरफेस एरिया मिलना चाहिए। जी हाँ, जो इवेपोरेटिव मीडिया है उसका एक ही काम है कि सरफेस एरिया ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिया जाए ताकि जो वाटर है वो हवा के कांटेक्ट में आए और हवा के साथ में कांटेक्ट होते हुए इवेपोरेट हो जाए। तो जो कूलिंग चलती है कूलर में कुछ इस तरह से चलती है। तो डेप्थ वगैरह ज़्यादा होने की वजह से आप जैसे कि समझ पा रहे होंगे इसका जो कूलिंग परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हाइजीन की अगर हम बात करें तो इसमें जनरली स्मेल का प्रॉब्लम नहीं आता है। इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी है, 4-5 साल 6 साल जो है अच्छे केयर के साथ में ये आराम से चल जाता है। तो 2022 या इसके बाद में अगर आप कोई कूलर ले रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हनीकॉम्ब वाला ही कूलर लीजिए, एस्पेनवोल या फिर घास वाले कूलर के चक्कर में ना पड़े। दोस्तों, अगर आपके पास में कोई पुराना कूलर पड़ा है जिसमें घास वाले पैड लगे हुए हैं तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं हनीकॉम्ब कूलिंग पैड में। एक काफ़ी डिटेल वीडियो जो है वो मैंने यहाँ पे बना रखा है। वीडियो आप जाके आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। और DIY मेथड में मैंने समझाया है कि किस तरह से आपके जो पुराना आउटडेटेड कूलर है उसको लेटेस्ट बनाया जाए, उसमें हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स को इंस्टॉल किया जाए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिगार्डिंग कूलर टाइप्स। अब ये जो कूलर टाइप्स है इसको जनरली मोटा मोटी आप 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक होता है पर्सनल, मतलब जो है थोड़ा छोटा कूलर होता है, आप या तो रूम पे रखिए, आपके साइड में रखिए, वर्क टेबल के साइड में रखिए, ऑफिस में रखिए, इस तरह से होता है। एक दूसरा टाइप होता है दैट इज़ डेजर्ट कूलर। ये कूलर जनरली खिड़की के बाहर या फिर बड़े खिड़की के पास में रखे जाते हैं। बड़े साइज़ के कूलर होते हैं, पानी भी काफ़ी ज़्यादा बैठता है इसमें, हनीकॉम्ब पैड बड़े बड़े होते हैं, बड़े पंखे होते हैं। तो जनरली इस तरह से मेजर 2 कैटेगरीज हैं। हालांकि अभी आजकल जो है नई नई कैटेगरीज आ गई हैं, जैसे विंडो वाले कूलर आ गए हैं, टॉवर कूलर आ गए हैं। सो टॉवर कूलर इज़ अगेन अ न्यू इनोवेशन, बट मेजरली ये 2 जो है सब टाइप्स आते हैं। अगर हम इसका बाइफर्केशन कुछ इस तरह से करें बॉडी के टाइप के ऊपर, तो हम उस तरह से भी कह सकते हैं कि एक आता है प्लास्टिक का कूलर, एक आता है मेटल का कूलर। अब दोनों भी ये जो कैटेगरीज़ हैं इनमें हर एक के खुद के कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक का जो कूलर है दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आता है। और वही अगर हम मेटल की बात करें तो हमें तो पता ही है भाई, बिल्कुल चौकोन बड़े बड़े डब्बे होते हैं, स्क्वायर बॉक्स होते हैं, ज़्यादा कोई इनोवेशन नहीं होता। तो लुक्स के मामले में अगर आपको कूलर आपके ऑफिस में रखना है, आपके हॉल में रखना है जहाँ पे लोग देखने वाले हैं, पूछने वाले हैं, तो बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन के जो कूलर हैं वो आपको प्लास्टिक में मिल जाएंगे। उसके अलावा प्लास्टिक के जो कूलर हैं ये थोड़ा सा साइलेंट होते हैं, मतलब हमिंग की आवाज़ या फिर रैटलिंग की आवाज़, फड़फड़ आवाज़ ऐसी इसमें ज़्यादा जो है, जो मेटल के जो शीट्स जो हिलते रहते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं, रेजोनेंस होने की वजह से जो आवाज़ें आती हैं वो आपको प्लास्टिक के कूलर में कम मिलती हैं। इसके अलावा इनका वेट कम रहता है और नीचे कैस्टर व्हील्स लगे होते हैं। तो कूलर अगर आप एक रूम से दूसरे रूम में लेके जाना चाहते हैं, मान लीजिए भाई दिन को तो हॉल में लगा लिया, फिर शाम होते हुए हमने उसको बेडरूम में जाके इंस्टॉल कर दिया, तो इस तरह से अगर आप कूलर को यहाँ से वहाँ ले जाना चाहते हैं तो वेट एंड ड्यू टू दिस कैस्टर व्हील्स पोर्टेबल होते हैं प्लास्टिक के कूलर। वहीं पे मेटल वाले कूलर की अगर हम बात करें तो अगर आपको कूलर बाहर रखना है, आउटडोर्स रखना है, खिड़की के बाहर रखना है, और जी हाँ, जो इवेपोरेटिव कूलर है इसका बेस्ट परफॉर्मेंस आपको वहाँ पे मिलेगा अगर आप इसको खिड़की के बाहर रखेंगे, क्योंकि बाहर जो एयर सर्कुलेशन है काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है, तो आपको कूलिंग का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी बढ़िया मिलेगा। लेकिन कूलर अगर आपको परमानेंटली बाहर रखना है तो मेटल का कूलर ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि भाई प्लास्टिक का अगर हम बाहर रखेंगे धूप में तो एक तो धूप से वो जो है धीरे धीरे पीला हो जाता है, UV डिग्रेडेशन होता है उसमें, और फिर क्रैक्स वगैरह आने लगते हैं और कूलर का जो बॉडी है वो लीक हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो उस हिसाब से मेटल का कूलर जो है वो थोड़ा सा बेहतर होता है। अगेन यहाँ पे कुछ और एडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल जो मेटल का कूलर है ये रिपेयरेबल होता है, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड साइज़ के मोटर्स होते हैं, स्टैंडर्ड पंप्स होते हैं, पाइप्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको किसी भी लोकल शॉप में मिल जाएगी और कोई भी एक नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन आपका जो मेटल का कूलर है उसको रिपेयर कर लेगा। रिपेयरिंग का खर्च जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम आता है। लेकिन रिपेयरेबिलिटी के साथ में इसमें एक और पहलू जुड़ा हुआ है। अब ये जो कूलर्स हैं ये रिपेयरेबल हैं, लेकिन आपको रिपेयर करने पड़ते हैं। तो क्या बात है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो मेटल का सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है, जो एक कॉन है, दैट इज़ रस्ट। इसमें जंग लगता है। तो यहाँ पे इशू ये है कि रिपेयर करना तो इजी है, ठीक है, खोल लेंगे आप, कोई भी इलेक्ट्रिशियन बुलाओ वो खोल देगा, उसको रिपेयर कर लेगा, लेकिन हर साल आपको इसको पेंट भी करना पड़ेगा। तो रस्टिंग का जो प्रॉब्लम है वो इसमें आता है और उसकी वजह से आपको इसको हर साल जो है थोड़ा बहुत मेंटेनेंस देना पड़ता है। अगर आप डोमेस्टिक यूज़ के लिए कूलर ले रहे हैं, घर के लिए, ऑफिस के लिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आज के तारीख में आप प्लास्टिक का कूलर लीजिए, क्योंकि आप जो है वो कूलर का मेंटेनेंस करने में बिजी हो जाएं, ऐसा मैं नहीं चाहूँगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर।
गाइस द नेक्स्ट पॉइंट इज फैन टाइप। तो एयर डिलीवरी मतलब हवा फेंकने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज आती हैं, क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले आता है ब्लेड वाला फ़ैन। ये बिल्कुल गोल फ़ैन होता है, जिस तरह से हम सब जानते हैं। इसमें ब्लेड्स होते हैं, किसी में 8 होते हैं, किसी में 10 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, 5 होते हैं, अलग अलग ब्लेड्स होते हैं। गोल फ़ैन होता है, फ़ैन घूमता है, फ़ैन में से हवा आती है। इसके अलावा एक दूसरा टेक्नोलॉजी आता है दैट इज़ नोन एज ब्लोअर। तो ब्लोअर के अंदर जो है, ब्लोअर इस तरह से होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो हवा है आगे भेजता है, काफ़ी फोर्सफुली भेजता है। और दोनों में जो है कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सबसे पहला प्रोज एंड कॉन्स अगर मैं बताऊं तो ब्लोअर का है, दैट इज़ एयर डिलीवरी इसकी ज़्यादा दूर तक जाती है, बहुत ही फोर्स में जो है हवा निकलती है। तो अगर कूलर आपको काफ़ी दूर रखना है, मान लीजिए वो खिड़की वहाँ दूर लगी हुई है मेरी और वहाँ से हवा आनी चाहिए, तो फिर ब्लोअर वाला जो कूलर है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो नॉइज़ लेवल है वो भी ब्लोअर में ज़्यादा आता है। तो अगर आपको साइलेंट, कूल एंड क्वाइट हवा पसंद है तो फ़ैन वाला लीजिए, क्योंकि फ़ैन का जो आरपीएम है, जो इसका घूमने का जो स्पीड है, ये कम होता है। तो साथ ही साथ इसकी जो नॉइज़ लेवल है वो भी कम होती है। तो काफ़ी हल्का हल्का जो ब्रीज़ है इसमें से, काफ़ी कूल एंड क्वाइट नाइस ब्रीज़ इसमें से आता है। खास करके अगर आप लो पे चलाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, नॉइज़ कम होती है। तो नॉइज़ में अगर आपको कमी चाहिए तो आप यहाँ पे एक जो फ़ैन टाइप आता है गोल वाला वो ले लीजिए। अगर एयर थ्रो ज़्यादा चाहिए तो आप जो ब्लोअर वाला आता है वो ले लीजिए। पावर कंजम्पशन भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क है दोनों में। पावर कंजम्पशन ब्लोअर का ज़्यादा होता है क्योंकि इसके जो मोटर के आरपीएम है, मतलब जो इसका रोटेशन है वो ज़्यादा होता है, और फ़ैन टाइप का पावर कंजम्पशन थोड़ा सा कम होता है। तो ये आप डिसाइड कर लीजिए आपको इन दोनों में से कौन सा लेना है। दोस्तों अगर आप कूलर का एक्चुअल पावर कंजम्पशन देखना चाहते हैं, बिल्कुल मीटर लगा के कि भाई एक्यूरेटली मुझे देखना है कितना होता है, तो वो भी मैंने मेजर करके रखा है। वो मेरे दूसरे चैनल पे है, जेन इनोवेशंस पे। तो उसका भी लिंक जो है मैं चाहिए तो आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक्चुअल में जाके देख लीजिए कूलर का जो कंजम्पशन है वो कितना होता है। गाइस द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ साइज़ ऑफ एयर कूलर, कि भाई जो कूलर है मार्केट में इतने सारे आ रहे हैं, लेकिन मेरा जो रूम है उसका इतना इतना साइज़ है, उसमें ये वाले जो कूलर्स हैं ये सूटेबल होंगे या नहीं। तो रूम के हिसाब से कूलर कैसे चुनें, इसके लिए आपको आपका जो रूम है इसका डायमेंशन आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका जो रूम है दैट इज़ 10 फीट बाय 15 फीट, यानी 10 बाय 15 का जो है वो आपका रूम है। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ गया 150 स्क्वायर फीट। अभी इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए आपके हाइट से। तो अगर आपका सीलिंग जो है 10 फुट ऊंचा है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा इन क्यूबिक फीट। ओके, एंड आंसर इज 1500 क्यूबिक फीट। अब ये जो आंसर आया है, ठीक है, 10 × 15 × 10 दैट इज 1500। इसको हमें डिवाइड करना है बाई 2, मतलब 2 एयर चेंजेस चाहिए हमको। तो इसका आंसर आ जाएगा 750। तो कूलर जब हम लेंगे तो कूलर लेंगे 750 CFM रेटिंग का। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। गाइस अगर आप किसी मॉल में गए होंगे या फिर ऑनलाइन आपने किसी वेबसाइट पे कूलर देखे होंगे, तो वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े स्टिकर लिख के बताते हैं कि ओहो हमारा जो कूलर है वो इन्वर्टर कंपैटिबल है या फिर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला है। इस तरह से कई सारी जो बातें हैं वो बताई जाती हैं। कई बार सेल्समैन जो हैं वो आपको बताते हैं कि ओहो सर ये वाला जो है ये कूलर देखो ये इन्वर्टर कंपैटिबल है, दूसरा वाला जो आप देख रहे थे वो नहीं है। तो इस तरह से कुछ बातें की जाती है। तो ये क्या है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कूलर का पावर कंजम्पशन। अब जो कूलर का पावर कंजम्पशन है, जो पर्सनल कूलर है, जो छोटा होता है छोटे कूलर जो हम साइड में रखते हैं, उसका पावर कंजम्पशन होता है करीब करीब 50 से लेकर 200 वाट डिपेंडिंग ऑन द मॉडल। और जो डेजर्ट कूलर होता है, जो बड़ा कूलर होता है, उसका पावर कंजम्पशन होता है लगभग 150 से लेकर 300 वैट। अब ये जो कूलर्स अगर आप इन्वर्टर के ऊपर चलाना चाहते हैं, तो इन्वर्टर का जो स्पेसिफिकेशन आजकल जो मार्केट में अवेलेबल है, जनरली जो हमारे घरों में होता है, वो होता है 500 वैट, 800 वैट, 1000 वैट, इस तरह से इन्वर्टर का स्पेसिफिकेशन होता है। तो ये वाले वैल्यूज़ आप देख के समझ गए होंगे कि इन्वर्टर की कैपेसिटी से आपके जो कूलर का लोड है वो कम है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी इस तरह का डोमेस्टिक कूलर जो अब हम लेते हैं, जो ब्रांडेड कूलर होता है, वो बड़े ही आसानी से इन्वर्टर के ऊपर चल जाता है। तो अलग से ऐसा इन्वर्टर वाला स्टिकर देख के और किसी पर्टिकुलर कूलर के ऊपर ज़्यादा पैसे दे के इस तरह से मार्केटिंग के झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी डोमेस्टिक कूलर्स होते हैं, मतलब घर पे लगाने के, ऑफिस पे लगाने के जो कूलर हैं, ये इन्वर्टर कंपैटिबल होते हैं क्योंकि इनका लोड जो है काफ़ी कम होता है। जी हाँ, मैं इंडस्ट्रियल या फिर डक्ट वाले कूलर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो किलोवाट्स में भी आते हैं, लेकिन जो घर के कूलर हैं बड़े आसानी से आपके एक अच्छे से इन्वर्टर के ऊपर चल जाएंगे। और जहाँ तक एक अच्छे इन्वर्टर की बात आती है, एक वीडियो जो है मैंने यहाँ पे बना रखा है, जाके देख लीजिए। कई सारे इन्वर्टर्स की जो बात है वो हमने यहाँ पे की थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एडिशनल फीचर्स। तो कई सारे जो नए नए फीचर्स हैं वो आ गए हैं कूलर में। तो एक एक करके देखते हैं भाई क्या क्या नया आया है एंड व्हाट इज़ ऑन द लेटेस्ट एंड ऑफ
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे मिला है रिमोट, और सब लोगों को पता है क्योंकि हम जैसे लोग हैं ना आलसी होते हैं, तो बैठ के हम कूलर को ऑन करना चाहते हैं तो रिमोट आ गए हैं आजकल, टाइमर आ गया है, मस्कीटो नेट आ गया है, क्योंकि कई बार जो कूलर हैं उसको हम खिड़की में लगाते हैं और खिड़की जो है एक्सेसिबल नहीं होती, या फिर खिड़की हम बंद नहीं करते हैं, कूलर बीच में आ जाता है, तो मस्कीटो नेट होता है ताकि कूलर के ज़रिए जो मच्छर हैं, जो ये मस्कीटोज़ हैं, ये रूम के अंदर ना आ जाए। काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा भाई डस्ट फिल्टर आने लगे हैं, आइस ट्रे आने लगा है, और कूलर का पानी जब ख़त्म होता है तो वह उससे नुकसान ना हो, इसके लिए भी कुछ टेक्नोलॉजीज़ आने लगी है। दोस्तों कई बार हमें ना मज़े से कूलर लगा के रात को सोते रहते हैं, और कूलर का जो है पानी ख़त्म हो जाता है, और पानी ख़त्म होने से दो चीज़ें उड़ जाती है। एक तो सबसे पहले आपकी नींद उड़ जाएगी, और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके कूलर का जो है पंप उड़ जाएगा। अब नींद उड़ गई तो ठीक है भाई, उठना पड़ेगा और पानी डालना पड़ेगा कूलर में, ये एक बात अलग हो गई, लेकिन पंप उड़ गया तो साथ में डांट भी खानी पड़ेगी मम्मी की। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए कुछ टेक्नोलॉजीज़ आते हैं। तो पहला टेक्नोलॉजी इज़ नोन एज ड्राई रन। ड्राई रन डिटेक्ट करता है जब आपके कूलर में पानी ख़त्म हो जाता है, और जैसे ही पानी ख़त्म हो जाता है तो या तो आपके कूलर का जो डिस्प्ले है, जो पैनल है, वहाँ पे कुछ वार्निंग वगैरह या कुछ बीप्स वगैरह आने लग जाते हैं, और कुछ कूलर्स के अंदर जो पंप है उसको ऑटोमेटिकली शट डाउन कर दिया जाता है, मतलब पंप जो है उसको बचा लिया जाता है, पंप को बंद कर दिया जाता है। अब ये जो ड्राई रन है ये आपका जो पंप है उसको तो उड़ने से बचा लेगा, लेकिन नींद उड़ने से नहीं बचाएगा, क्योंकि आपके कूलर में वार्निंग आते रहेगी, बड़े बड़े बीप्स आते रहेंगे, सायरन आते रहेगा, तो ऑफकोर्स नींद उड़ जाएगी। तो ड्राई रन से हमने पंप बचा लिया, अभी नींद बचाते हैं। तो नींद बचाने के लिए क्या चाहिए? ओके, तो नींद बचाने के लिए हमें चाहिए फ्लोट वॉल्व, जिसे कहा जाता है ऑटोमेटिक वाटर फिलिंग वॉल्व। ये छोटा सा एक मैकेनिकल वॉल्व होता है, आपके कूलर में लगा होता है, छोटी सी चीज़ है, इट्स नॉट वेरी एलैबोरेट, बहुत ही लाइफ सेवर चीज़ है। अब ये जो ऑटोमेटिक फ्लोट वॉल है या पानी फिलिंग का जो वॉल्व है, इसके अंदर आपको आपका जो गार्डन होज है, मतलब जो पानी का पाइप है, वो आपको कनेक्ट कर देना है, और वहाँ से आपको जो वाटर टैप है उसको ऑन कर देना है। अब ये वॉल्व क्या करेगा कि जितना कूलर को पानी ज़रूरत है, मतलब वो लगभग आपका जो कूलर है उसको फुल लेवल के आसपास जो है मेंटेन करेगा। जैसे ही पानी कम होगा थोड़ा सा पानी जो है ऐड कर दिया जाएगा, जैसे ही कूलर फुल होगा वॉल्व अपने आप कट हो जाएगा। सिंपल मैकेनिकल आइटम है, कोई इलेक्ट्रिकल आइटम भी नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी आइटम है। तो अगर आप आपकी नींद बचाना चाहते हैं, भाई आराम से कूलर लगा के सोना चाहते हैं, तो फ्लोट वॉल्व वाला जो ऑटोमेटिक वाटर फिलिंग वॉल्व वाला जो कूलर है उसको लीजिए। अगर आप देखना चाहते हैं कि सर ये इतने सारे फीचर्स हैं और ये इसमें से कौन से फीचर्स जो हैं मुझे मेरे कूलर में मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, अगर आपको डिटेल जानना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके ओपन कर सकते हैं मेरा कूलर चीट शीट। दोस्तों ये एक बड़ा सा गूगल डॉक फाइल है जिसमें मैंने कई सारे रिकमेंडेड मॉडल्स की लिंक डाल के रखे हैं। वहाँ पे जाके आप ये सारे मॉडल्स जो है चेक कर सकते हैं और इनके ऊपर ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमिडिटी। और मैंने ये कई बार कई यूट्यूबर्स को या फिर इवन कई सेल्समैन्स को कहते सुना है कि भाई क्या आपके यहाँ पे अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आप ये वाला कूलर ले लो, या फिर कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो पर्सनल कूलर्स होते हैं, जो छोटे कूलर्स होते हैं, वो ज़्यादा ह्यूमिडिटी में चल जाते हैं, डेजर्ट कूलर नहीं चल पाते हैं। तो ऐसा कुछ होता है क्या? गाइज ऑल दिस इज़ कंप्लीट बकवास। कोई भी कूलर ज़्यादा ह्यूमिडिटी में काम नहीं करता, क्योंकि जो कूलर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो एवेपोरेटिव कूलिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है। जो स्टार्टिंग में बाइक वाला एग्जांपल बताया मैंने, कुछ उसी तरह से काम करता है। तो अगर आपके रूम में, अगर आपके शहर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो कोई भी तरह का कूलर वहाँ पे काम नहीं करेगा। अगर आप कोस्टल इलाके में रहते हैं या फिर आपका शहर जो है वो ओशन से लगभग 50 किलोमीटर के अंदर अंदर है, तो आप कूलर लेने का सपना छोड़ दीजिए। तो ऐसे समय के ऊपर आपको क्या लेना है? एसी लेना पड़ेगा आपको। और एसी लेने का जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना रखा है, जाके देख सकते हैं। तो ह्यूमिड एनवायरनमेंट में कूलर लेने की गलती ना करें, पैसा जो है आपका बर्बाद हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। गाइज अभी बात करते हैं कि जो कूलर है उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी कूलिंग किस तरह से बढ़ाई जाए। क्योंकि आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने जो है कूलर लिया होगा कि हाँ सर आपने जो है ना कुछ अच्छे कूलर बताए, तो एक बढ़िया कूलर जो है मैंने आपके एफिलिएट लिंक से जाके ले लिया। अभी मुझे ये बता दो कि ये जो कूलर है इसकी हम एफिशिएंसी और ज़्यादा कैसे बढ़ाएं, कूलिंग ज़्यादा कैसे बढ़ाएं। तो ये सारी बातें हम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नोन एज क्रॉस वेंटिलेशन। जो कूलर है मान लीजिए आपने यहाँ पे लगा रखा है एक विंडो में,
और कूलर को हमेशा विंडो में लगाइए। कूलर को अगर आप रूम में अंदर रख देते हैं बीच में और फिर विंडोज़ बंद कर देते हैं तो वो काम नहीं करेगा। तो एक विंडो में आपने कूलर लगा दिया, ओके। अब कूलर के ठीक सामने मतलब इस डायरेक्शन में जो है आपको एक कोई विंडो या फिर कोई जो वेंटिलेटर होता है उसको ओपन करना है। तो क्रॉस वेंटिलेशन का जो फ्लो है वो आपके रूम में मेंटेन होना चाहिए। सर्कुलेशन जितना ज़्यादा रहेगा उतना जो कूलर का एफिशिएंसी है, जो उसका कूलिंग है, वो आपको बेहतर देखने मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके यहाँ पे पॉसिबल है, अगर कोई ऐसा बालकनी है तो कूलर को आप घर के बाहर रखिए। अब बाहर रखने से जो कूलिंग है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जो डायरेक्ट सनलाइट है उसको अवॉइड कीजिए कूलर पे, क्योंकि भाई बाहर हम रख रहे हैं तो अगर बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट आ रही है कूलर के बॉडी पे तो कूलर का जो लाइफ है वो भी कम होता है। साथ में इसमें जो पानी है वो गर्म हो जाएगा, इसके जो हनीकॉम्ब पैड्स हैं वो गर्म हो जाएंगे, तो ऑफकोर्स हमें इतनी अच्छी ठंडी हवा नहीं मिलेगी। तो कूलर को बाहर रखिए लेकिन डायरेक्ट सनलाइट को जो है वो आप अवॉइड कीजिए। इसके अलावा जो कूलर का पानी है इसको फ्रीक्वेंटली चेंज कीजिए। अब ये डिपेंड करता है आपके यहाँ पे जो पानी है ये कितना जो है मिनरल युक्त है, मतलब कितना जो खारा पानी हम कहते हैं, सॉल्टी वाटर जो है कितना ज़्यादा है। अगर आपके यहाँ पे पानी ज़्यादा ख़राब आता है तो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको चेंज करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से होता है। इसके बाद में आइए मैं आपको देता हूँ एक गोल्डन टिप। दोस्तों, जैसे ही कूलर का सीज़न ख़त्म होता है हम क्या करते हैं भाई, यहाँ कूलर निकालते हैं, उसको पैक कर देते हैं और कहीं कोने में इसी तरह से रख देते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर जो है जब गर्मी का सीज़न आता है तो एक कहावत है ना, मतलब प्यास लगने के ऊपर कुआं खोदना, तो कुछ इस तरह से हम काम करते हैं। तो जब गर्मी का सीज़न आता है तब हम वो पुराना जो कूलर है वो निकालते हैं, उसको देखते हैं और फिर पता चलता है अरे यार इसमें तो पंप गया हुआ है, फिर इसमें तो पैड डालने पड़ेंगे, फिर इसमें जंग लग गया है तो अब कलर करते बैठना पड़ेगा। तो गर्मी के दिनों में ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको करनी पड़ती है। तो कूलर की जो सर्विस आप करेंगे वो कभी भी एट द एंड ऑफ सीज़न कीजिए। ये बात जो है आप लिख के रख लीजिए, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कूलर का जब आपका जो सीज़न है, मान लीजिए बारिश आने लगी है, अच्छी खासी ठंडक हो गई है, तो एंड ऑफ द सीज़न में आप जब आप कूलर को पैक करते हैं तब उसको बढ़िया से मेक इट रेडी फॉर द बैटल। तो उसको बिल्कुल अच्छे से आप सर्विस करके सारी चीज़ें चेक कर लीजिए, वायरिंग चेक कर लीजिए। अगर कहीं जंग लग गया है तो ऐसा नहीं कि हम 6-8 महीने जो है वो जंग को और बढ़ने देते हैं हमारे स्टोरेज में, तो तभी वो जो जंग है, जो रस्ट है, उसको एड्रेस कीजिए, उसको कलर कर लीजिए कम्प्लीटली, पंप वगैरह देख लीजिए। पैड्स अगर आपको चेंज करने हैं तो पैड्स तभी चेंज करा लीजिए, क्योंकि जब गर्मी का सीज़न आता है तब एक तो इलेक्ट्रिशियन नखरे करने लगता है, जल्दी आता नहीं है, उसके भी रेट बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ऊपर से धूप पड़ते रहती है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब ये जद्दोजहद ना हो, इसके लिए आई विल रिकमेंड कि एट द एंड ऑफ द सीज़न आपका ये जो कूलर है इसको आपको सर्विस करना है, उसके बाद में रखना है। मतलब नेक्स्ट समर में जब आप कूलर को निकालेंगे तब ये जो कूलर है आपका बिल्कुल रेडी फॉर द बैटल, बिल्कुल तैनात रहेगा। प्लग लगाओ, काम चालू करो, इस तरह से आपका जो कूलर है वो होना चाहिए। इस तरह के कुछ एक्सक्लूसिव टिप्स अगर आपको सुनना अच्छा लगता है तो नीचे एक बढ़िया सा बटन आ रहा है, सब्सक्राइब का बटन, जाके दबा दीजिए और इस तरह के जो वीडियोज़ हैं वो मेरे चैनल के ऊपर आते रहते हैं। अब इतने सारे टिप्स सुनने के बाद में आई होप आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, और बाय चांस अगर कुछ बच भी जाता है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। बेझिझक उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और ग्रुप डिस्कशन करके आपके सभी जो सवाल हैं, जो सभी डाउट्स हैं, उसको हम सेटिस्फाई कर देंगे। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि सर आपने ये समझा तो दिया कूलर कैसे लिया जाता है, क्या होता है क्या नहीं, लेकिन एक शॉर्ट में हमें बता दीजिए कि अच्छे कूलर कौन से चल रहे हैं आजकल मार्केट में। अगर आप बाइंग गाइड देखना चाहते हैं कि डेजर्ट कूलर कौन से अच्छे हैं, पर्सनल कूलर कौन से अच्छे हैं, टावर कूलर कौन से अच्छे हैं, तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स आ रहे होंगे। इन कार्ड के ऊपर जो है क्लिक करके आप उन पर्टिकुलर बाइंग गाइड्स के ऊपर जा सकते हैं, उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने में मज़ा आया तो शेयर कीजिए इसको आपके दोस्तों के साथ। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे गाइस।